1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगर हम याद करें तो भारत को हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल मिला था। हाँ, लेकिन एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में। एग्जैक्टली एक उपनिवेश के रूप में। लेकिन अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा 2030 पर आए तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क आ गया। मतलब अब भारत सिर्फ खेलों में हिस्सा लेने वाला देश नहीं रहा, वो सच में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के नियम और उनका जो मेन्यू होता है ना, वो खुद तय करने की स्थिति में आ गया है। और ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम अप्रैल 2026 के उन सरकारी दस्तावेजों, घोषणाओं और खेल मंत्रालय के उस ब्लूप्रिंट पर चर्चा कर रहे हैं जो हाल ही में सामने आए हैं। मंत्री मनसुख मांडविया जी की जो हालिया घोषणाएं हैं वो इसका आधार है। हाँ, और आज हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे एक देश सिर्फ खेल का मैदान तैयार करने से आगे बढ़कर वैश्विक खेलों पर अपना दबदबा कायम कर रहा है। मतलब एक पार्टिसिपेंट से डोमिनेटर बनने का जो सफर है ना, हम उसे समझेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने इन मास्टर प्लान के दस्तावेजों को पढ़ा तो ये सिर्फ कुछ नए स्टेडियम बनाने या ग्रांट जारी करने तक सीमित नहीं लगे। तो फिर ये और क्या है? देखिए, इन रिपोर्ट्स को खंगालने पर जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत बड़े रणनीतिक और भू राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती है। भू राजनीतिक बदलाव खेलों के जरिए? बिल्कुल, एक ऐसा बदलाव जहां खेल अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, ये कूटनीति, अर्थशास्त्र और एक देश की सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही अचूक हथियार बन चुका है। वाओ! तो चलिए ऐसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन दस्तावेजों में सबसे पहला जो बड़ा हिस्सा मुझे दिखा वो 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से जुड़ा है। हाँ, अहमदाबाद इसके लिए पूरी तरह से कमर कस रहा है। लेकिन एक और टूर्नामेंट आयोजित करना इतनी बड़ी बात क्यों है? मतलब हम तो पहले भी बड़े इवेंट्स कर चुके हैं। क्योंकि ये कोई आम साल नहीं है। 2030 का वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का शताब्दी वर्ष है। मतलब इन खेलों के इतिहास का 100वां साल। ओह, 100 साल! तो ये एक तरह से सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो गया। एग्जैक्टली। और किसी भी देश के लिए इस शताब्दी समारोह की मेजबानी हासिल करना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाती है। दुनिया भर की नजरें आप पर होती हैं। लेकिन शताब्दी समारोह की मेजबानी से भी ज्यादा मुझे जो बात चौंकाने वाली लगी वो है खेल के नियमों में जो बदलाव किया जा रहा है। आप उस ड्राफ्ट की बात कर रही हैं जो नए खेलों को शामिल करने को लेकर है? हाँ, वही। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और 2026 के ग्लासगो खेलों को देखें तो वहां आयोजकों ने बजट की कमी का हवाला देकर हॉकी और T20 क्रिकेट को ही हटा दिया था। जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हम इन दोनों खेलों में मेडल के तगड़े दावेदार होते हैं। बिल्कुल। लेकिन 2030 के अहमदाबाद संस्करण के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें न सिर्फ इन दोनों खेलों की वापसी तय की गई है, बल्कि, और ये बहुत दिलचस्प है, भारत ने अपनी शर्तों पर कुछ नए स्वदेशी खेल भी जोड़ दिए हैं। सही कहा। मंत्रालय इस बात के लिए पूरा जोर लगा रहा है कि 4 पारंपरिक खेलों कबड्डी, योगासन, खो-खो और मलखंब में से कम किन्हीं 2 को इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का आधिकारिक हिस्सा बनाया जाए। लेकिन यहाँ ना मुझे बात थोड़ी खटकती है। मतलब अगर हम मलखम्ब या योगासन को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल करवा भी लेते हैं तो क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं है? पीआर स्टंट? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खेल बहुत ज्यादा खेले तो नहीं जाते। तो क्या हम सिर्फ दुनिया के सामने अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ राष्ट्रवाद का एक दिखावा है या इसके पीछे कोई ठोस स्ट्रैटेजी भी है? नहीं। इसे सिर्फ पीआर स्टंट मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मैं बताता हूं क्यों। बताइए, कैसे काम करती है? देखिए, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नए खेल को पेश करता है तो वो एक तरह से होम एडवांटेज को संस्थागत रूप दे रहा होता है, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा होता है। मतलब अपने ही घर के खेल खिलाकर मेडल जीतना। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, अगर मलखम्ब या कबड्डी को आधिकारिक खेल मान लिया जाता है तो भारत के पास इन खेलों का 10 पुराना ढांचा मौजूद है। हमारे पास बेहतरीन कोच और अनुभव है। हाँ, ये तो है। बाकी देशों को तो इसे सीखने और उस स्तर तक पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी संस्कृति का निर्यात तो कर ही रहे हैं, साथ ही आप पदक तालिका में अपने लिए कुछ पक्के गोल्ड मेडल भी सुरक्षित कर रहे हैं। वाओ! तो ये एक तरह से खेल के नियमों को अपने फायदे के लिए दोबारा लिखने जैसा हुआ। ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और जहां तक इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने की क्षमता की बात है, आपको याद होगा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे का हालिया दौरा। हाँ, हमारे नोट्स में भी उनका जिक्र है। उन्होंने अहमदाबाद का दौरा किया था ना? बिल्कुल। और उनका दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।
रुकारे ने अहमदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलो इंडिया पहल के तहत तैयार किए गए ढांचे का खुद निरीक्षण किया। और उनका फीडबैक कैसा था? उनका स्पष्ट बयान था कि भारत का बुनियादी ढांचा अब वैश्विक मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है। ये इस बात का प्रमाण है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बन रही। मतलब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब भारत की आयोजन क्षमता पर आधिकारिक रूप से मोहर लगा रही हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक निर्यात की बात। राष्ट्रमंडल खेल या कबड्डी के जरिए दुनिया को अपनी संस्कृति दिखाना एक पहलू है, लेकिन अगर हम इस मास्टर प्लान के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े ना, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। आप F1 की तरफ इशारा कर रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सॉफ्ट पावर से आप बड़े विदेशी निवेश या कॉर्पोरेट मशीनरी को नहीं खींच सकते। उसके लिए आपको ये साबित करना होता है कि देश का ढांचा अरबों डॉलर के तार्किक और जो नौकरशाही के झमेले होते हैं ना, उन्हें बिना किसी रुकावट के संभाल सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि फॉर्मूला 1 से बड़ा इम्तिहान किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और कुछ भी एक देश की व्यवस्था का इतना कड़ा टेस्ट नहीं लेता। तो फॉर्मूला 1 को लेकर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? फॉर्मूला 1 सिर्फ एक रेस नहीं है, ये पहियों पर चल रही एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार खेल मंत्रालय 2013 से बंद पड़े फॉर्मूला 1 को 2027 तक भारत वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसके लिए ग्रेटर नोएडा का बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट यानी BIC एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, उसी ट्रैक को रिवाइव किया जा रहा है। रुको, यहाँ मुझे थोड़ी और गहराई में जाना है। एक तरफ हम 2027 में F1 की वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इतिहास देखें, मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, 2013 में F1 का भारत से जाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर था। हाँ, वो काफी बुरा दौर था। टैक्स के मुद्दे बहुत उलझे हुए थे। वही ना, टैक्स विवाद अंतहीन थे, भारी भरकम कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी, और वैसे भी बहुत से लोग F1 को सिर्फ अरबपतियों का शौक मानते हैं। तो फिर हम ये क्यों मान ले कि 2027 में चीजें अलग होंगी? क्या ये लाल फीताशाही सच में खत्म हो रही है? आपका ये संदेह एकदम वाजिब है। 2013 में असल समस्या कुछ और थी। असल में सरकार के कागजों में फॉर्मूला 1 को खेल का दर्जा ही हासिल नहीं था। वेट, क्या खेल का दर्जा नहीं था? तो फिर वो क्या था? उसे मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट की श्रेणी में रखा गया था। ओ, इसका मतलब कि टैक्स का पूरा ढांचा ही अलग हो गया होगा। बिल्कुल। जब आप इसे मनोरंजन मानते हैं तो इस पर भारी भरकम एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाता है। आप खुद सोचिए, फॉर्मूला 1 की एक टीम जब किसी देश में आती है तो वो सिर्फ 2-4 कारें नहीं लाती। हाँ, उनका तो पूरा सेटअप आता है। वो करोड़ों डॉलर के इंजन, तकनीक, स्पेयर पार्ट्स और पूरी की पूरी मोबाइल लैब लेकर आते हैं। 2013 में कस्टम विभाग ने इन सभी उपकरणों पर भारी आयात शुल्क लगा दिया था, ये मानकर कि ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए है। बाप रे, तो टीमों के लिए तो हर साल कस्टम से अपने उपकरण छुड़ाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया होगा। एग्जैक्टली। लेकिन अब जो नया ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है वो इसी अड़चन को खत्म करने के बारे में है। सरकार इसे अब एक आर्थिक इंजन के रूप में देख रही है, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं। मतलब फाइनली मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल। और आर्थिक स्थिरता की बात करें तो इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप द्वारा जेपी ग्रुप की संपत्तियों के अधिग्रहण की संभावना का भी जिक्र है। इसमें ये रेस सर्किट भी शामिल है। हाँ, ये पॉइंट मैंने भी नोट किया था। अगर एक मजबूत कॉरपोरेट घराना इस सर्किट को अपने हाथ में लेता है, तो इसका मतलब है कि पुरानी देनदारियों और दिवालियापन के जो मुद्दे जेपी ग्रुप के साथ थे, वो खत्म हो जाएंगे। सही कहा। आयोजकों को एक साफ और पारदर्शी कॉरपोरेट पार्टनर मिल जाएगा, जिससे विदेशी टीमों का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ कॉरपोरेट पार्टनर ही काफी नहीं है। आप सही सोच रही हैं। इस पूरे F1 प्रोजेक्ट में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे खेल मंत्री ने अपने बयान में भी छुआ था, और वो है भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स। भू राजनीति का F1 की कारों और रेसिंग से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। F1 एक ग्लोबल सर्किट है। उन्हें पूरे साल दुनिया भर में यात्रा करनी होती है। हर हफ्ते एक नया देश। हाँ, और आज अगर हम यूरोप या मध्य पूर्व के कई हिस्सों को देखें तो वहां संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हाँ, वो तो हम सब न्यूज में देख ही रहे हैं। पता है कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच खेल संस्थाएं भारत को एक सुरक्षित बंदरगाह या कहें एक सेफ हार्बर के रूप में देख रही हैं। ओह, ये पॉइंट तो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षित सप्लाई चेन अब भारत की USP बन रही है। कोई भी टीम वहां नहीं जाना चाहेगी जहां रातों रात हवाई क्षेत्र बंद हो जाएं या कोई कूटनीतिक संकट आ जाए। बिल्कुल, सुरक्षा और स्थिरता सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, राष्ट्रमंडल खेल हो गए सॉफ्ट पावर के लिए
और फॉर्मूला 1 हो गया दुनिया को हमारी कमर्शियल और लॉजिस्टिक ताकत दिखाने के लिए। एकदम सही। लेकिन देखिए, जब बात ओलंपिक जैसी महाप्रतियोगिता की हो, जो कि खेलों का कुंभ है, तो घर पर एक शानदार आयोजन करना ही काफी नहीं होता। हाँ, वहाँ आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली अगर आप हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ओलंपिक आयोजित कर रहे हैं और आपके अपने एथलीट खाली हाथ लौट रहे हैं, तो वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय निराशा बन जाती है। और यही कारण है कि इस मास्टर प्लान का तीसरा और सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा 2036 के ओलंपिक पर केंद्रित है। जिसके लिए अहमदाबाद को सबसे प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, राइट? जी हाँ, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सिर्फ एक अच्छा मेजबान न रहे, बल्कि पदक तालिका में भी हावी रहे, मंत्रालय एक बहुत ही आक्रामक योजना पर काम कर रहा है, जिसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स कहा जाता है। पोडियम रणनीति, ये शब्द अपने आप में बताता है कि लक्ष्य केवल हिस्सा लेना नहीं है, लक्ष्य है शीर्ष 3 में आना, मेडल जीतना। बिल्कुल, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2036 तक 5000 एथलीटों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 5000 एथलीट? लेकिन अगर मैं इस पूरी टॉप्स योजना को समझने की कोशिश करूं ना, तो ये पारंपरिक सरकारी खेल फंडिंग जैसा बिल्कुल नहीं लगता। तो आपको ये कैसा लगता है? ये मुझे सिलिकॉन वैली की किसी वेंचर कैपिटल फर्म या स्टार्टअप इंक्यूबेटर जैसा ज्यादा लगता है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर, ये तो बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। ये तुलना किस तरह से काम करती है, जरा समझाइए। देखिए, एक इंक्यूबेटर क्या करता है, वो हर किसी को थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं बांटता। वो 50,000 स्टार्टअप्स की भीड़ में से कुछ चुनिंदा, मान लीजिए 5,000 यूनिकॉर्न की पहचान करता है, जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। फोकस्ड अप्रोच। हाँ, फिर वो इंक्यूबेटर उन पर अपना पूरा पैसा, बेहतरीन मेंटोरशिप, डेटा और तकनीक झोंक देता है। टॉप्स भी तो यही कर रहा है ना, संसाधनों को हर जगह बिखेरने के बजाय उन चुनिंदा एथलीटों को छांटा जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोडियम तक पहुंचने का माद्दा रखते हैं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जिस तरह एक स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है, ठीक उसी तरह ये योजना एथलीटों को निखारने के लिए स्पोर्ट्स साइंस और बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रही है। मतलब अब खिलाड़ियों की ट्रेनिंग सिर्फ पसीना बहाने या मैदान पर अंतहीन दौड़ने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, अब वो जमाना गया। पर ये बायोमैकेनिक्स का वास्तविक असर क्या होता है? क्या ये सच में ग्राउंड पर इतना बड़ा फर्क पैदा करता है? बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक तीरंदाज है या एक धावक है। पहले क्या होता था? पहले तो कोच बस देखकर बताते होंगे कि तुम ऐसे दौड़ो या ऐसे निशाना लगाओ। एग्जैक्टली। पहले कोच सिर्फ अपनी आंखों से देखकर कमियां बताते थे। लेकिन अब कैमरे और सेंसर एथलीट के शरीर के हर एक माइक्रो मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रो मूवमेंट मतलब बहुत ही बारीक हरकतें। हाँ, अगर धावक का पैर जमीन पर पड़ने का कोण, जो एंगल होता है, बिल्कुल, वो सिर्फ 2 मिलीमीटर भी गलत है, तो एआई और डेटा एनालिटिक्स उसे तुरंत पकड़ लेता है। वाओ, 2 मिलीमीटर! और आप यकीन मानिए, एलीट लेवल पर ये 2 मिलीमीटर का सुधार ही वो फासला है जो एक कांस्य पदक और एक स्वर्ण पदक के बीच होता है। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, किस एथलीट को किस समय कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, इन सब चीजों का एक पूरा डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। मतलब ये भारतीय खेल प्रशासन में उस पुरानी जुगाड़ की मानसिकता को पूरी तरह से खत्म करके पेशेवर विज्ञान को अपनाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। 100%। ये सब सुनकर तो 2030 और 2036 का भविष्य बहुत ही वैज्ञानिक और शानदार लगता है। लेकिन ये एक स्वाभाविक सवाल मेरे दिमाग में आता है। क्या सवाल? क्या ये सिर्फ भविष्य के लिए बुने गए ख्याली पुलाव हैं? क्योंकि देखिए, नीतियां जब कागजों पर होती हैं तो हमेशा अच्छी लगती हैं, प्रेजेंटेशन में बहुत बढ़िया दिखती हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन में अक्सर दिक्कतें आती हैं। वही तो, क्या इस टॉप्स योजना या इस पूरी साइंटिफिक अप्रोच का आज इस वक्त कोई ठोस परिणाम मिल भी रहा है, या हम सिर्फ 2036 के सपने देख रहे हैं? आपका ये सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है, और इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट रूप से हालिया घटनाओं में मिलता है। अगर हम उन फाइलों को देखें जो मंत्री जी के हालिया सम्मान समारोह से जुड़ी हैं, तो उसमें बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज का जिक्र सबसे ऊपर आता है। ओहो, बैंकॉक वाली सीरीज! वहां तो भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम ने सच में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था ना, मैंने न्यूज में देखा था। चौंकाने वाला शायद एक बहुत छोटा शब्द होगा इसके लिए। ये कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये वर्तमान की हकीकत है। तो वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था? भारत ने उस प्रतियोगिता में कुल 13 पदक जीते, 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य।
13 पदक। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पदक नहीं जीते, भारत अंक तालिका में सबसे ऊपर रहा, टॉप ऑफ द टेबल, पूरी दुनिया की दिग्गज टीमों को पछाड़ते हुए। अंक तालिका में शीर्ष पर आना ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि जब नीतियों को सही तरीके से लागू किया जाता है तो परिणाम कैसे आते हैं। बिल्कुल, ये कोई तुक्का नहीं था। हाँ, और मुझे लगता है कि ये जीत सिर्फ 13 पदकों की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब टैलेंट को उस इंक्यूबेटर जैसी वैज्ञानिक मदद, सही बायोमैकेनिक्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सपोर्ट मिलता है तो भारतीय एथलीट किसी से पीछे नहीं है। पैरा एथलीटों ने ये साफ दिखा दिया है कि जब सिस्टम काम करता है तो मेडल अपने आप आते हैं, आपको मेडल के पीछे नहीं भागना पड़ता। और ये सफलता खेल के पूरे इकोसिस्टम में एक नई ऊर्जा भर देती है, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा। जो युवा आज गांव कस्बों में तैयारी कर रहे हैं, वे जब इन परिणामों को देखते हैं तो उनका विश्वास इस प्रणाली पर और अधिक मजबूत हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और इन सारे दस्तावेजों का एक निचोड़ निकालें तो हम देख सकते हैं कि भारत का मास्टर प्लान किसी एक दिशा में नहीं दौड़ रहा है। हाँ, ये पूरी तरह से बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल। एक तरफ 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के जरिए हम मलखंब और कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर अपनी सॉफ्ट पावर का लोहा मनवा रहे हैं। सही। दूसरी तरफ फॉर्मूला 1 की 2027 में वापसी के जरिए हम दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि हम अरबों डॉलर की लॉजिस्टिक्स को संभालने में सक्षम हैं और लाल फीताशाही से मुक्त एक सेफ हार्बर हैं। और इन सब के समानांतर 2036 के ओलंपिक के लिए टॉप्स के जरिए 5000 एथलीटों को स्पोर्ट्स साइंस और डेटा एनालिटिक्स की मदद से निखारा जा रहा है, जिसका जीता जागता परिणाम हमने पैरा तीरंदाजी में टॉप ऑफ द टेबल आकर देख ही लिया है। ये एक ऐसी रणनीति है जो बुनियादी ढांचे, विज्ञान, कूटनीति और संस्कृति, इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोकर चल रही है। ये सब सुनकर सच में एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी तस्वीर उभर कर आती है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा बिंदु भी है जिस पर इन फाइलों में सीधे तौर पर कुछ नहीं लिखा गया है। अच्छा, ऐसा क्या है जो फाइलों में नहीं है? एक बहुत ही गहरा सवाल है जो इस पूरी चर्चा से पैदा होता है और जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या, बताइए जरा सोचिए, अगर ये मास्टर प्लान अगले 10 सालों में अपनी पूरी क्षमता के साथ लागू हो जाता है, अगर हमारे पास 5000 टॉप लेवल के वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित एथलीट होते हैं, अगर F1 और कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से खेल प्रबंधन, स्पोर्ट्स मेडिसिन और लॉजिस्टिक्स में हजारों नई नौकरियां पैदा होती हैं, तो क्या हमारे समाज का डीएनए नहीं बदल जाएगा? समाज का डीएनए मतलब आप करियर के नजरिए से कह रहे हैं? एग्जैक्टली। हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहां आज भी इंजीनियरिंग, मेडिकल या सरकारी नौकरी को ही करियर का सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है। हाँ, वो पारंपरिक सोच तो है ही, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो वाली कहावत। वही तो क्या 2036 तक ये खेल क्रांति इतनी बड़ी हो जाएगी कि माता पिता खुद अपने बच्चों को स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स इन स्पोर्ट्स या प्रोफेशनल एथलीट्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा। मेरा सवाल यही है कि क्या खेल अब एक हॉबी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से निकलकर एक फर्स्ट चॉइस करियर बन पाएगा, एक सुरक्षित करियर? वाओ, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो खेल के मैदान से निकल के सीधे हमारे घरों की डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। क्योंकि असली जीत तो वही होगी ना। बिल्कुल। जब कोई देश जीतने की आदत डाल लेता है तो सिर्फ पदक नहीं आते, पीढ़ियों की मानसिकता बदल जाती है। और इन दस्तावेजों से एक बात तो साफ है कि तैयारी बहुत बड़े स्तर की है और अब सिर्फ हिस्सा लेने का वक्त जा चुका है। हाँ, अब वक्त है डोमिनेट करने का। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन दस्तावेजों के आधार पर जो तस्वीर हमने देखी है वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे ही नए नज़रियों और गहराई से जुड़े विषयों के बारे में सोचते रहिए और अपने आसपास हो रहे इन ढांचागत बदलावों पर नज़र बनाए रखिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।